हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं भी अच्छा हूँ। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैसे देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो लेक्चर था ये कॉमन लेक्चर था 11th और 12th के लिए। और इसमें जो कंसेप्ट चल रहा था वो अपना चल रहा था प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। कि हम लोग बात कर रहे थे कि मोल कंसेप्ट का सॉल्यूशन में किस तरह से यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ नहीं होगा। तो प्रीवियस लेक्चर ये उसी का पार्ट 2 है, जहाँ हमने उनको छोड़ा था उसके बाद ही जस्ट आपके पास ये लेक्चर है। और इस लेक्चर में ऑलमोस्ट सारी बातें आपके पास अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा इसका समरी लेंगे, और अगर इसमें जो बातें अच्छे से नहीं समझ में आती तो उनको थोड़ा सा डीपली इसमें देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो लगभग फार्मूला बेस्ड होंगी सारी। आप अगर फार्मूले को लेके चलेंगे तो आपके पास न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स इस हद तक आसान हो जाएंगे कि आप 12th के भी न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इनको स्टडी कीजिए, और स्टडी करने के बाद आप ये देखिए कि भाई हमने जो पढ़ा है क्या उनसे हमारे से न्यूमेरिकल हो रहे हैं नहीं हो रहे। और न्यूमेरिकल हो रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, वो एक गुड साइन होते हैं कि ठीक है जो हमने पढ़ा है उससे हमारे को दिख रहा है। और उसमें भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमने खूब पढ़े हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, तो ये अच्छा साइन है। उसमें भी आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब आपने कोशिश तो की है, एटलीस्ट हो जाएंगे, आज नहीं तो कल होंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं ना कोई कंसेप्ट छूटा हुआ होगा, तो ऐसे होप हारने की ज़रूरत नहीं होगी उसमें। तो इसलिए उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग फिर दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं मोल कंसेप्ट। आपके पास प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो हमने सॉल्यूशन का पार्ट पढ़ा था, मोल कंसेप्ट हमने सारा पीछे पढ़ लिया था। फिर भी कल मैंने रिवाइज किया था आपको, या प्रीवियस लेक्चर में रिवाइज किया था कि भाई आपके पास मोल कंसेप्ट ये में आपके पास मोल क्या थे इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ आपके पास नंबर की मोल कंसेप्ट का आप लोग क्या क्या कैसे कैसे डिफाइन कर रहे थे। अब जो जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र हो रहा है आपके पास किसका, कि हमने बात की थी प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो आपको याद होगा हम कुछ फैक्टर यहाँ पर पढ़ के आ चुके थे। तो ये कुछ मैंने 10 फैक्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप इनको देख सकते हो अच्छे से। कि पीपीएम, सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन को डिफाइन किया था कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो आपने कह दिया था इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस कैन अराइव विद अ सर्टेन लिमिट आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे वहां आपने बताया था कि सर आपके पास सॉल्यूशन में हम लोग 2 टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो आपके पास ये भी पता लग गया था कि आपके पास 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो हमने 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिस्क्राइब किए थे कि भाई आपके पास सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड 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 सॉलिड, लिक्विड गैस 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 लिक्विड गैस सॉलिड। इनके बारे में आप लोग जिक्र करके आए थे। उसके बाद हमने ये पढ़ा था भाई बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो बाइनरी का मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। कोई पूछे आपके पास ट्राइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। कोई पूछे क्वाटनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो 3 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। तो ये जो है या बाइनरी ट्राइनरी इन वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। फिर हमने वहाँ को सॉल्वेंट के बारे में जिक्र किया था। उसके बाद जस्ट हमने जिक्र किया था कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किन किन टर्म्स का इस्तेमाल करते हो। तो हमने पीपीएम का इस्तेमाल किया, पीपीबी का इस्तेमाल किया, मोल फ्रैक्शन का, मास फ्रैक्शन का, आपके पास मास परसेंटेज का नहीं किया था, वो मैं अभी कर दूंगा, मोलेलिटी का, सॉल्युबिलिटी का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ, नॉर्मलिटी का कोई नहीं हुआ, फॉर्मेलिटी का कोई नहीं हुआ। तो अब हमारे पास ये 4 टॉपिक बचते हैं जो हम यहाँ डिस्कस करने हैं। कि हम मास परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और फॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इनके सब के फॉर्मूले लिखेंगे, और उन फॉर्मूले से मिलते जुलते जो रिलेशन है उनको थोड़ा सा कोरिलेट करके नए रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, एक मिला जुला डायरेक्ट फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। कोई आपको कहते हैं ना एक लंबा चौड़ा मेथड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजी वे में बिल्कुल आसान तरीके से उस न्यूमेरिकल को कहते हैं ना चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो ऐसे कोई मतलब कहते हैं ना बहुत बड़े भारी भरकम न्यूमेरिकल नहीं है, और इस चीज़ को मैं दिखा सकता हूँ। आप इजिली +2 के न्यूमेरिकल निकाल के उसको सॉल्व करिएगा, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे कोई से भी बुक के। आप चाहे MS चौहान की यूज़ कीजिए, चाहे CBSE के लिए अगर बात करें NCERT की यूज़ कीजिए, चाहे JRB, चाहे आपके पास नीट के लिए यूज़ कर रहे हैं अरिहंत की बुक यूज़ कर रहे हैं, कोई सी RC मुखर्जी से लेकर आप जो बुक यूज़ करना चाहते हो सारी कीजिए,
ठीक है, हमारे पास कंसेप्ट है तो हमें बुक से डरने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्वेश्चन से डरने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो अब डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पीपीएम डिस्कस करके आ चुके थे, आई होप आप सबको पता होगा, पार्ट 1 मिलियन पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ थोड़ा फार्मूला लिख देता हूँ, आपको थोड़ा याद आ जाए। तो पीपीएम आपने क्या लिखा था, तो पीपीएम लिखा था सर आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस ए और अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या था इंटू में 10⁻⁶, तो ये पीपीएम था। जबकि आपने पीपीबी क्या लिखा था, तो सिमिलर था, मास ऑफ सब्सटेंस ए और अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, और आपके पास क्या होगा 10⁻⁹, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पीपीबी को। जबकि आपने मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया था, तो आपके पास x1 n1 अपॉन में n1 प्लस n2, और x2 आपके पास था n2 अपॉन में n1 प्लस n2। इन दोनों का सम हमें पता था कि आपके पास x1 प्लस में x2 का सम ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। फिर आप आगे डिफाइन कर रहे हैं, तो आगे डिफाइन करने के लिए आपने क्या किया था सर, मास फ्रैक्शन की बात करते हैं तो x से na अपॉन में na प्लस में nb, फिर आपने लिखा था xb इक्वल टू आपके पास nb अपॉन में na प्लस में nb, राइट। और इन दोनों का सम x से प्लस में xb का सम आपके पास क्या होगा, 1 होगा। तो आई थिंक ये चीजें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, डेफिनेशन हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो ये याद इसलिए करा रहा हूँ ताकि हमारे को हम लोग बार बार लिखेंगे ना तो ही फॉर्मूले याद रहेंगे। कई बार ऐसा होता है बच्चे हमसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये किस क्वेश्चन का क्या आंसर है या ये फॉर्मूला, तो एटलीस्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास माइंड में याद रहता है। याद कैसा रह रहा है कि हम लोग बार बार लिख रहे हैं। तो आपको भी है कि भाई अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, कुछ चीज़ याद रखनी है, तो उसका एक ही तरीका है, उसको बार बार लिखिए बस, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो, तो आपने डिस्कस किया कि सर हमारे पास मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल एम से डिनोट कर रहे थे, तो मोलैरिटी थी तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास था 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। स्मॉल m था गिवन मास अपॉन में मोलर मास था 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये था हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमने क्या जिक्र किया, तो ये जो हम लोग कंसेप्ट बता रहे हैं ये आप लोग जिक्र करके आ चुके हो कि सर ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है, राइट। अब जो जिक्र कर रहे हैं भाई, ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, मोलैलिटी देख ली, सब मोलैलिटी देख लिया और मोलैलिटी देख ली। अब इन सब चीजों को देखो, तो अगर कोई पूछे ना कि भाई इन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो जहां वॉल्यूम आ जाए वो आप समझ लेना डिपेंडेंट है, और जहां वॉल्यूम ना हो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई पूछ ले भाई मोल फ्रैक्शन का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सर आपके पास टेम्परेचर का मोल फ्रैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या टेम्परेचर का आपके पास मोलैलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी पे भी पूछे XYZ, तो ये हमें याद रखना है कि वो वॉल्यूम तो वहां नहीं आ रहा, बस अगर वॉल्यूम आ रहा है तो आपको पता है कि वॉल्यूम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, यानी टेम्परेचर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में वॉल्यूम का इफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इस फार्मूले का भी मैं मॉडिफिकेशन लूंगा, इन सारे फार्मूले के मैं इस्तेमाल करूंगा अभी यहाँ आपके पास, ठीक है। अब हम लोग जिक्र करते हैं थोड़ा सा मास परसेंटेज, और फिर जिक्र करते हैं आपके पास किसके बारे में, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी के बारे में। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या होती है, या आपके पास जिक्र करते हैं परसेंटेज, जिक्र कर लेते हैं मास परसेंटेज। बहुत आसान से कंसेप्ट है मास परसेंटेज का। हम लोग को सबको याद है कि हमारे पास ना भाई, अगर हम प्रीवियस क्लासेस की बात करें, जैसे 10th में भी आप लोगों को पता होगा, या 9th में भी, 8th में भी, हमारे ना मार्क्स आते थे क्लासेस में कि भाई हमारे पास 500 मार्क्स का टोटल पेपर हुआ, उसमें से मेरे आपके पास 300 मार्क्स आए, तो हमारी परसेंटेज बताइए क्या थी। तो परसेंटेज आप लोग निकाल के आए थे कि भाई आज आपका गिवन अमाउंट है अपॉन में टोटल अमाउंट इंटू 100, वो आपके पास क्या था, परसेंटेज निकालते थे। भाई किसी की भी परसेंटेज निकालने के लिए, अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, तो किसी की भी परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, मास ऑफ सब्सटेंस जो भी होगा आपके पास ये अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो भी होगा, और इंटू में 100, ठीक है। ये आपके पास क्या था, परसेंटेज निकालते थे। अब हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मास परसेंटेज, मास परसेंट। तो आप ये 3 टर्म से मिलेगा, क्या कहता है कि आपके पास मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बात समझ में आ गई, ये 3 टर्म से मिलेगा कि कोई भी आपके पास अमाउंट किसमें दे रखा होगा, तो इसमें लिख रखा होगा आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस, जैसे हम लोग लिख लेते हैं A अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्या लिखेंगे इनटू में 100,
तो ये आपके पास हो गया मास। जैसे आप बाजार में जाते हो तो हम लोग कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, तो जैसे हम लोग कोई अचार का डब्बा लिया है, तो उसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट देखना, तो इन उस इंग्रेडिएंट में आपके पास जो जो अमाउंट में लिख रखा होगा सॉल्ट, तो वो आपके पास या तो पर 100 ग्राम लिख रखा होगा या पर 1000 ग्राम लिख रखा होगा। तो वहाँ देखना वहाँ अमाउंट लिखा रहता है कि भाई इसमें 100 ग्राम में आपके पास या इतनी एनर्जी जो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसकी कैलोरी एनर्जी भी लिखी रहती है, तो वो अब आपके पास पर 100 ग्राम या पर 1000 ग्राम में ही कन्वर्ट होती है। आपने चेक किया हो तो देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मास बाय मास की। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो भी आपके पास किस में दे रखा है, उसके भी मास की बात कर रहे हैं। और जो आपके पास टोटल सॉल्यूशन का मास लेके चल रहे हैं, टोटल कंपोनेंट का मास लेके चल रहे हैं, वो भी आपके पास क्या है, इन केजी में ही है। यानी दोनों सब्सटेंस आपके पास अगर केजी में है इनटू में 100, तो वो क्या होगा, मास बाय मास रिलेशन को प्रूव करेगा। एक आपके पास मिलेगा मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सब्सटेंस ए और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो भी होगा इनटू में 100, तो ये क्या होगा, मास अपॉन में वॉल्यूम का रिलेशन शो करेगा, मास अपॉन में वॉल्यूम का। जैसे आप लोग क्या करते हो, हमने कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिया है, अब वो शुगर कंटेन करती है, तो आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक तो लिक्विड हो गया और शुगर क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो सॉलिड किस में मिलेगा, केजी में, और लिक्विड किस में मिलेगा आपके पास, लीटर में, इसका वॉल्यूम होगा। तो आपके पास क्या हो गया, मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देते हैं कि वॉल्यूम का रिलेशन, तो आप कह सकते हो सर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो ए होगा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में कितना आ जाएगा 100। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज ऑफ दिस, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो जितने भी आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, बियर, शैंपेन, अल्कोहल से रिलेटेड जो भी सामान आता है उस पर देखना, अल्कोहल, एक वाइन की बोतल पे भी आपके पास अल्कोहल की कंजम्पशन लिखी रहती है कि भाई इतना आपके पास, तो वो देखना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशो होगा, जो होगा वो V बाय V परसेंटेज ऐसे लिख रखा होगा। तो बहुत सारे आपके पास जो लेबल हमारे लगे रहते हैं आपके पास प्रोडक्ट में, वहां पर ऐसी चीजों पे आपको थोड़ा ध्यान देके चलना है कि हाँ ये चीजें हमने कहीं पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई। तो ये बेसिक है, नॉर्मल हम लोग सब जानते हैं, बस ये याद रखना है 3 रिलेशन मिलेंगे, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, वहां पर इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट बढ़ गए, अब वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं रहे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले, अब आपके पास चीजें वाइड होती जा रही है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अगर मेरे को वेट परसेंटेज निकालना है, या आपके पास मास परसेंटेज निकालना है, या आपके पास परसेंटेज बाय मास निकाल रहे हो, तो आपके पास 3 टर्म्स में यूज कर सकते हो, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के। फिर आप आगे चलते हैं, इसको साथ के साथ नोट करते रहिएगा, आपके पास डिले मत करिएगा कि भी आप वेट कर रहे हो कि हाँ चलो सीट के सर हम आज करेंगे, कल करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर बन रहे हैं, कभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत करके चलना, अपना डेली का काम डेली करना, ताकि आपके पास काम पेंडिंग ना हो। नेक्स्ट केस देखिए, आपके पास सॉल्युबिलिटी का टर्म्स लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की अगर टर्म्स की बात करते हैं, देखिए सॉल्युबिलिटी होती क्या है। अगर आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करोगे, सॉल्युबिलिटी की, अगर मेरे पास सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी को हम लोग कहते क्या है, हिंदी में अगर जनरली बात करते हो तो सॉल्युबिलिटी को बोलते हैं घुलनशीलता। मत समझ में आ गई कि भाई आपने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी के अंदर आपके पास इतना अमाउंट ऑफ शुगर जो डिजोल्व कर रहे हो, इतना अमाउंट ऑफ शुगर जो डिजोल्व कर रहे हो, वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपके पास बता रहा है कि भाई इतना अमाउंट ऑफ शुगर आपके पास डिजोल्व हो रहा है, इतने 100 या आपके पास 200 या 300 ml ऑफ वाटर। तो वाटर का भी अमाउंट आपके पास फिक्स हो गया, और अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो भी आपके पास फिक्स हो गया। तो हम लोग जनरली अगर सॉल्युबिलिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, तो सॉल्युबिलिटी को आप रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही बात को डिफाइन कर सकते हो कि भाई इतना, यानी आपके पास मिनिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट यूज कर सकते हो उसके लिए कि बता अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व किसमें, कहता है कि आपके पास पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। या आप कह सकते हो कि सर आपके पास 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपके पास इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ले सकते हैं। भाई आपके पास 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच तो डिजोल्व कर सकते हो, दैट इज सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ गई। तो वहां अगर सॉल्युबिलिटी की बात आप कर रहे हो, तो सिर्फ ये बताओ कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में आपके पास क्या करते हो, क्या अगर 100 की बात करते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हो, तो आपके पास क्या रहेगा, इनटू में 100 रहेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, अगर मैं सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर रहा हूं, तो मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में क्या आ जाएगा 100, दैट इज सॉल्युबिलिटी।
ठीक है, वैसे अगर किसी को बता रहे हो तो डायरेक्ट वन वर्ड में कह सकते हो सर आपके पास द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर या 100 ml ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ये लिख रहे हो तो बात वही है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपके पास देखिए हमने एक टर्म्स पढ़ा था, अगर आपको याद हो हमने पीछे एक टर्म्स पढ़ा है मोलरिटी और मोलिलिटी। मोलिलिटी और मोलरिटी को अगर आप डिफाइन कर रहे हो या मोलिलिटी का सॉल्युबिलिटी के साथ अगर कोई रिलेशन लेते हो तो वो रिलेशन आपके पास क्या बनेगा, तो सॉल्युबिलिटी और मोलिलिटी, मोलिलिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन बनाना है। तो सोचो क्या रिलेशन होगा आपके पास, तो आप लोग यहाँ पर जो डिस्कस करोगे वो डिस्कस ये कर सकते हो कि सर आपके पास जो सॉल्युबिलिटी है ना इनटू में 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्युबिलिटी इनटू में 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, इन ग्राम। तो ये आपके पास क्या होगा, ये एक रिलेशन बनेगा मोलिलिटी का सॉल्युबिलिटी के साथ। कोई मान लिया आपसे पूछ ले कि भाई आपके पास सॉल्युबिलिटी गिवन है और मोलिलिटी डिफाइन करनी है, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। तो पहली बात सॉल्युबिलिटी का टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। हालांकि अभी मैं ज्यादा इसको आपके पास खींच नहीं सकता क्योंकि सॉल्युबिलिटी हम लोग जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं आपके पास +2 में पूरा कंसेप्ट, जिसमें आपके पास पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हाँ आपके पास जैसे अभी हम लोग 4th लेक्चर जो केमिकल बॉन्डिंग होगा तो वहां डिस्कस करने के बाद तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि भाई आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है आपके पास सॉल्युबिलिटी, भाई इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो डिसॉल्व हो रहा है इतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर इनटू में 100 सॉल्युबिलिटी है सर, ठीक है। तो हमें बस ये याद रखना है कि अगर सॉल्युबिलिटी का मोलिलिटी के साथ कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन सिर्फ आपके पास क्या है, सॉल्युबिलिटी इनटू में 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा मोलिलिटी। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, क्लियर है सॉल्युबिलिटी। अभी ये नहीं याद रखेंगे सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे हमारे लेक्चर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिर हम लोग इसके बारे में भी डीपली स्टडी करेंगे कि सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कौन से नहीं। तो हम लोग वहाँ बताएंगे, जैसे आपने पानी में चीनी डाल दिया या पानी में चौक डाल दिया, हम कह रहे हैं सर चौक तो डिसॉल्व हो ही नहीं रहे, तो उसके लिए हम लोग कौन से कंसेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप मेरे मुंह से यहाँ से सुनोगे लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। 9th-10th में अगर सुना हो तो आपको पता भी होगा कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए। ऐसे ही हम लोग नॉन पोलर पोलर कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए। तो वहाँ आप कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई किस तरह से यूज कर सकते हैं किस तरह से नहीं। तो ये चीजें आपके पास क्या है कि सॉल्युबिलिटी को अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करो कि सॉल्युबिलिटी को अगर हम लोग यूज कर सकते हैं तो क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते। तो यहाँ आपके पास सॉल्युबिलिटी प्लस मोलिलिटी ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं ताकि जब न्यूमेरिकल्स आप लोग करो तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लियर है। इसके बाद आप आगे चलते हो तो एक कंसेप्ट आ रहा है छोटा सा फॉर्मेलिटी का कि सर फॉर्मेलिटी क्या होती है। देखिए फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हो, नाम ही फॉर्मल हो गया, तो फॉर्मेलिटी में है क्या, तो फॉर्मेलिटी में ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर भी आपके पास सिंपल है कि सर अगर आप फॉर्मेलिटी डिफाइन कर रहे हो, फॉर्मेलिटी तो क्या लिखेंगे, द ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, ठीक है। आपके पास ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जनरली आपके पास फॉर्मेलिटी। तो ग्राम फॉर्मूला मास क्या होगा, जो ग्राम फॉर्मूला मास आप लोग पढ़ के आए हो उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सर ग्राम फॉर्मूला मास एक्चुअल में आपके पास क्या लिया था, तो वहां पर ज्यादा कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम इनका रिलेशन यूज करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे भी कि ग्राम फॉर्मूला मास आपने कहाँ यूज किया था। तो जस्ट अभी थोड़ा सा आपके पास याद रखना है आपको कि फॉर्मेलिटी क्या थी, तब फॉर्मेलिटी के बारे में आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगला कंसेप्ट ले रहे हैं आपके पास नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कि नॉर्मेलिटी आपके पास क्या होती है। अब देखिए ये मेजर कंसेप्ट है हमारा, मतलब इससे पूरा एक लेक्चर लग जाएगा क्योंकि नॉर्मेलिटी मैं ऐसे ही नहीं बता सकता, क्योंकि हमें जब यहाँ इक्विवेलेंट वेट की बात आएगी तो यहाँ रेडॉक्स की भी बात आएगी, रेडॉक्स की बात आएगी तो वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात आएगी कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो मैं अभी ना इसमें नॉर्मेलिटी में नहीं आके मैं इन 9 के 9 फॉर्मूलों का आपस में रिलेशन शो कर देता हूँ ताकि आपके पास क्या हो कि फॉर्मूले ड्राइव हो जाए।
आपको दिक्कत ना हो कि सर हमारे पास कौन कौन से फार्मूला हैं और किस तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से फार्मूले बन गए थे हमारे पास, तो उन फार्मूलों को हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपके पास नॉर्मलिटी हम लोग रेडॉक्स के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। कि जब हम लोग रेडॉक्स बताएंगे, क्योंकि मैं जब यहाँ लिखूंगा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वहाँ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें अलग अलग कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग रेडॉक्स पढ़ेंगे और रेडॉक्स के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके पास इन फार्मूलों का कम्बिनेशन। तो या तो मैं आपके पास क्या करते हैं, हम लोग रेडॉक्स को जिक्र कर लेते हैं और रेडॉक्स को जिक्र करते हैं। तो आप पहले क्या करिए, इनको थोड़ा कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद हम लोग यहाँ पर रेडॉक्स में आएंगे और रेडॉक्स में क्या देखेंगे कि भाई ये चीजें आपके पास किस तरह से यूज कर रखी है। तो पहले आप लोग इसको रिवाइज करो, इसके फॉर्मूले में आपके पास सारे लिख देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे। फिर हम लोग रेडॉक्स के यूज करने के बाद आपके पास नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं। तो फॉर्मूले तो मैंने सारे लिख दिए थे, तो आप इनको टैली कर सकते हो और टैली करने के बाद हम लोग इसमें आगे चलते हैं कि आगे का कंसेप्ट आपके पास क्या कहेगा। तो उसमें आप लोग जिक्र करोगे किसके बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में, और आप लोग जिक्र करने वाले हो इनके रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन का मैं आपसे कह रहा था, एक बार फिर देखते हैं कौन कौन से रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने सारे फॉर्मूले लिख दिए थे, हम लोग रिलेशन ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन का, मोलिलिटी का, मोलरिटी का, सॉल्युबिलिटी का मैंने लिख दिया आपके पास। तो मोलिलिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ क्या रिलेशन है, ये आप कह सकते हो कि सर अगर इन टर्म्स ऑफ आपके पास वेट परसेंटेज में दे दे, मोलिलिटी दे दे और मेरे को क्या निकालना पड़ जाए, आपके पास मोलिलिटी निकालनी पड़ जाए। कोई कंसंट्रेशन आपके पास दे रखा हो कि कहते हैं ना परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन एंड द मोलिलिटी इज रिक्वायर्ड टू लेट, तो वहां पर आपके पास क्या है कि जो मोलिलिटी आप डिफाइन कर रहे थे, तो मोलिलिटी के आपने एक फॉर्मूला देखा, हमने यहाँ ड्राइव कर लेते हैं कि स्मॉल m इक्वल था गिवन मास अपॉन में मोलर मास और 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कह रहा है कि आपके पास इसको तो मान लीजिए x ग्राम, ठीक है, वेट परसेंटेज में दे रखा हो, तो ये 100 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास x ग्राम हो जाएगा। बस यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर आप लोग ये वैल्यू पुट कर लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि अब आपके पास अगर परसेंटेज में दे रखा हो तो x% हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आपके पास जो m बनेगा मोलिलिटी, वो क्या बनेगा x इंटू में 1000 और mb इंटू में आपके पास 100 माइनस x, ये बनेगा। तो x यहाँ पर आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट परसेंटेज। जैसे मान लें कि मैंने कह दिया भाई 15% H2SO4 है, तो 15% H2SO4 है, जैसे कहते हैं ना भाई आपके पास 15% H2SO4 है कंटेन इन सॉल्यूशन, तो इसकी क्या डिफाइन करो, मोलिलिटी। तो आपको पता लग गया भाई 15% की तो बात कर ही रहा है, तो 15% यहाँ रखोगे, मोलर मास H2SO4 का कितना होता है 98 और इसको कितना कर दोगे 100 माइनस x कितना दे रखा है 15%, डिफाइन करके निकाल लो, बस समझ में आ गई। सो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, इस 15% की क्या आ जाएगी, मोलिलिटी आ जाएगी, तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है कि सर ये फार्मूला हमने कहाँ पढ़ा है कहाँ नहीं पढ़ा, तो इसी का मॉडिफिकेशन है, जस्ट आप यूज कर सकते हो कि सर आप कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। तो हम कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली बता सकते हो सर x% आपके पास क्या होगा, तो वहां से आप इसको टैली करके यूज कर सकते हो, ठीक है। जब क्या जब कुछ नहीं दिया बनाओ, सिर्फ दे रखा हो भाई 10% H2SO4 है, 10% आपके पास लेड एसीटेट है, या 2% आपके पास KMnO4 है, तो वहां आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे अगर देखते हैं तो ये तो इसके साथ का रिलेशन हो गया, और भी रिलेशन आते हैं भाई। मोलिलिटी का अगर डेंसिटी के साथ रिलेशन दे दे तो एक बहुत अच्छा सा रिलेशन बनता है कि मोलिलिटी इज इक्वल टू आपके पास x इंटू में d इंटू में 10 और अपॉन में mb। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास वेट परसेंट ऑफ सब्सटेंस को, वेट परसेंट ऑफ सब्सटेंस। ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास डेंसिटी को, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास मोलर मास को, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप बता सकते हो इजीली, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे कि भाई आपके पास मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, और मैंने कह दिया आपके पास कोई भी क्वेश्चन बना दिया, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इस पे कि भी आपके पास 69% HNO3 दे दिया जिसकी डेंसिटी गिवन है हमारे पास 1.69, तो उसका क्या निकालिए आपके पास मोलरिटी फाइंड आउट करिए। तो हमारे पास x गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मोलर मास गिवन है, मोलरिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ घुमा फिरा के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक। एक और बात कि अगर आपके पास किसी ने मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी का कोई रिलेशन पूछ लिया, तो इसमें एक यूनिवर्सल रिलेशन है, याद रखना
स्मॉल m इज इक्वल टू आपके पास xb इंटू में 1000 और 1 माइनस xb इंटू में आपके पास ma। बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत काम का रिलेशन है। दिस इज मोलैलिटी, राइट, दिस इज मोलर मास, क्लियर, किसका, ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ए है यहाँ पे तो सॉल्वेंट लिखेंगे। ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। XB है तो क्या होगा आपके पास, सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है। और अगर इसको मॉडिफाई करके लिखो तो आपके पास पता है कि XB इंटू में 1000 और क्या लिख सकते हो इसको आपके पास XA इंटू में MA भी डिफाइन कर सकते हो। तो इनका यूज करना है, इनको याद रखना है, ताकि अगर आप जब यूज करते हो तो एटलीस्ट पता हो क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या नहीं। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे जिसकी मोलैलिटी 2.5 है और उसका मोल फ्रैक्शन निकालो, मोलैलिटी 2.5 है, उसका मोल फ्रैक्शन, इन रिलेशन का इस्तेमाल करूंगा मैं आगे। बस समझ में आ गई, तो एटलीस्ट पता तो हो कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे और जिक्र करते हैं, चलो इनके रिलेशन बन गए। सर और कोई रिलेशन, तो इन तीनों का भी बन सकता है। भाई मोलैलिटी है, मोलैरिटी है और आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन या डेंसिटी ले लीजिए, डेंसिटी ले लीजिए। तो हमारे पास 1 बाय स्मॉल m, d बाय कैपिटल M और mb बाय 1000, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, मोलैलिटी को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डेंसिटी को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपके पास मोलैरिटी को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। तो इजीली आप टैली कर सकते हो, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इनके जितने भी हमने रिलेशन पढ़े हैं वो रिलेशन एक बार टैली करना है। टैली करने के बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। अभी देखो नॉर्मलिटी का एक कंसेप्ट रह रहा है, नॉर्मलिटी के बताने के बाद ही न्यूमेरिकल करूंगा मैं, क्योंकि मैं जिस दिन न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे तो नॉर्मलिटी बता के ही न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, उससे पहले मैं आपके पास बताऊंगा क्या, कल हम लोग जहाँ जिक्र करेंगे आपके पास रेडॉक्स का, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को अगर आपको फाइंड आउट करना है या किसी का ऑक्सीडेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो ये हमारे पास भी काम की चीज़ है, क्योंकि हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ बार बार इसका यूज़ होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज़ होगा या बैलेंसिंग यूज़ होगी। तो वो बताने के बाद हम लोग नॉर्मलिटी में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप क्या करोगे, इन सारे फॉर्मूलों का आप लोग टैली करोगे, सारे फॉर्मूले नोट करोगे, नोट करने के बाद इस पे थोड़ा न्यूमेरिकल ट्राई करोगे। मेरे से पहले ही न्यूमेरिकल ट्राई करो आप, ताकि थोड़ा हम जब न्यूमेरिकल करें तो आपको दिक्कत आए कि सर न्यूमेरिकल में क्या कोई चीज़ें रह तो नहीं गई। तो ये सब रिलेशन जो है वो आपको हेल्प करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। और फिर भी कोई अगर रिलेशन रह जाता है तो उसको मैं जब फॉर्मूले और आपके पास जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो वहाँ जरूर मैं आपके पास इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप इन रिलेशन को टैली कीजिए और कल वाला लेक्चर और आज वाले लेक्चर को कंबाइन करके आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें और हमारे पास क्या रहता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। फिर आप